सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं या किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल के थ्रू फैलते हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट मेनली अफेक्ट द लंग्स बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर ऑर्गन्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब ऐसी डिजीज़ जो इन्फेक्शियस है, मतलब फैलने वाला डिजीज़ है। और ये किसकी वजह से होता है? तो एक बैक्टीरिया जिसका क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये फैलता है। और ये किसको इफेक्ट करता है? तो हमारे लंग्स को ये प्रभावित करता है, बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर। अगर ये हमारे लंग्स को प्रभावित करा तो इसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे, लेकिन अगर लंग्स को छोड़ के अदर ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है तो हम इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहेंगे। आगे देखते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे फैलता है वो देखते हैं। तो इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज स्प्रेड ऑकर व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और स्पीक रिलीजिंग टाइनी ड्रॉपलेट इनटू द एयर। हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल दिस ड्रॉपलेट्स। इन्फेक्शन स्प्रेड क्लोज कॉन्टैक्ट एंड ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन इंक्रीज रिस्क। तो क्या कह रहा है कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, मतलब एयर के थ्रू फैलता है। अब जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो छींक रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कोई छींकता है या फिर खांस रहा है, तो उनके माउथ से क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, एयर में चले जाते हैं और एयर से ही दूसरा पर्सन अगर ब्रीथ इन करता है तो ये फैलते हैं, ठीक है। और इस तरह से इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो टीबी से ग्रसित है, तो क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से भी ये डिजीज़ फैलता है। और कभी हम लोग किसी भीड़ वाली जगह पे आते हैं, ओवर क्राउडेड, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है टीबी का। अगर उस भीड़ में से किसी को भी हुआ रहेगा तो फिर चांसेस बढ़ जाती है हमारे भी होने के। नेक्स्ट देखते हैं कि टीबी कितने प्रकार के होते हैं। तो टीबी कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पल्मोनरी टीबी। तो पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स। यहाँ पे दिया भी है अफेक्ट लंग्स एंड मोस्ट कॉमन एंड इन्फेक्शियस फॉर्म। अब ये जो लंग्स में हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि टीबी जो है वो खांसी लोगों को आती है, तो खांसी आ रही है तो ये लंग्स से रिलेटेड हम लोग हमेशा से यही जानते हैं, बट इसके 4 टाइप्स होते हैं। लेकिन ये जो पल्मोनरी टीबी है ये सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाला है। फिर सेकंड है आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या है? तो अफेक्ट ऑर्गन्स अदर देन लंग्स, मतलब ये फेफड़े के अलावा अन्य अंगों को प्रभावित करता है और किसी ऑर्गन पे भी हो सकता है इसका इफेक्ट। तो ये किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। थर्ड क्या है? लेटेंट टीबी। बैक्टीरिया रिमेन इनएक्टिव इन द बॉडी विदाउट सिम्टम। बैक्टीरिया शरीर में क्या है, इनएक्टिव रहते हैं, कोई लक्षण नहीं होते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और कोई सिम्टम्स नहीं शो करता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? एक्टिव टीबी, ओके, कि किन कारणों की वजह से टीबी हो सकता है, कौन कौन से रिस्क हैं। तो पहला क्या दिया है? वीक इम्यून सिस्टम। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी पर्सन का इम्यूनिटी ही वीक रहेगा तो वो कई सारी बीमारियों को दावत दे सकता है। बैक्टीरिया और तमाम तरीके की जो वायरसेस होते हैं उन सबों को इन्वाइट कर सकता है वीक इम्यूनिटी की वजह से। तो एक ये भी एक रीज़न हो सकता है। और सेकंड है स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करने से। थर्ड है आपका पुअर लिविंग कंडीशन, जैसे कि स्लम्स एरिया में और प्रिजन शेल्टर में, यहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो फिर आपकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाएगी। और इम्यूनिटी वीक होने का मतलब है कि कई तरह के डिजीज़ को अपनी तरफ बुलाना। फोर्थ है चिल्ड्रन एंड एल्डरली आर मोर वल्नरेबल। तो जो ये डिजीज़ है ये किसको ज़्यादा हो सकता है, मतलब किसको ज़्यादा खतरा है इससे? तो बच्चों को और जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों को ये ज़्यादा इससे खतरा है। नेक्स्ट है कि इसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पहला क्या है? परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स, मतलब अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को खांसी आती है तो ये टीबी का सिम्टम्स हो सकता है। सेकंड है कफ विथ ब्लड स्टेन सेप्टम। अगर खून वाली बलगम के साथ खांसी आ रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का। फिर है लो ग्रेड फीवर ऑफ्टन इन द इवनिंग। अब शाम के समय पर किसी को बुखार हो जाता है, हल्का बुखार, तो ये भी हो सकता है सिम्टम। और रात को पसीना आना या भूख कम लगना और वेट लॉस हो जाना, फैटिग और वीकनेस। फैटिग मतलब थकान और कमजोरी फील करना। तो ये सारे कुछ साइन और सिम्टम्स हैं टीबी के। फिर है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि इसका जांच कैसे होगा। तो पहला है सेप्टम टेस्ट फॉर AFB स्पेर माइक्रोस्कोपी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेप्टम सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय कफ एंड इज एग्जामिन इन द लेबोरेटरी। अब ये जो पहला जांच है ये कैसे होता है? तो किसी भी पर्सन का सेप्टम, मतलब जो कह सकते हैं बलगम जो होता है मुंह में, उसको क्या करते हैं, ऐसे लेबोरेटरी में जाके इसको टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। फिर सेकंड है एक्सरे।
मतलब चेस्ट का एक्सरे करने पे कुछ एबनॉर्मल कुछ दिख रहा है तो उसको नोटिस करना। फिर मेंटॉक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, सीबी नेट, जीन एक्सपर्ट टेस्ट, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ऐसे ये कुछ डायग्नोसिस हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पर्सन को टीबी है या नहीं है, कंफर्म हो जाएगा इससे। अब इसको रोका कैसे जाए, तो अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ केसेस। तो प्रिवेंशन यही है कि अर्ली मतलब मामले की शीघ्र पता लगाना और पूरा इलाज करना, मतलब कि डिटेक्ट करना कि डिजीज़ है, अगर है तो उसका प्रॉपर इलाज करना और कंप्लीट इलाज करना। फिर नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन, ये छोटे बच्चों में लगता है